जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एनटीपीसी के 77 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पिछली वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पिछली वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 14 मार्च 2021 को जो 10:30 बजे पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी की स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, जिसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का इस प्रकार से है, और इसमें आपको बताना है सेंसफल ज्ञात करना है। सेंसफल कितना होगा, तो 11 की पावर 9 है और प्लस में 7 और को 10 से विभाजित किया जाता है तो सेंसफल कितना प्राप्त होगा। अब 9 क्या है, 11 की पावर 9 है, 9 एक विषम संख्या है तो 11 की पावर में 1 कर देता हूं। एक भी विषम संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 की पावर 1 यानी 11 ही होगा, और प्लस में 7, प्लस में क्या आ जाएगा भाई 7, प्लस 7 करोगे और ये टोटल कितना हो जाएगा 11 और 7 18, और 18 के अंदर है वो 10 का भाग दे दो तो ये आपके पास में 10 से कम 10 बच गया, कितना भाई 8। तो यहाँ पे इसका सेंसफल कितना बचेगा 8 सेंसफल बचेगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे 11 की पावर सम होती तो अपन क्या करते 11 की पावर 2 ले लेते। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था, तो ये शेर शाह सूरी ने करवाया था। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी भी, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज अब 1665 में की थी, 1665 में की थी, और कोरक का निरीक्षण करते हुए है वो कोशिका की खोज की थी, और ये मर्त कोशिका थी भी। कौन सी कोशिका थी, मर्त कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज है वो ल्यूवेन होक ने की थी भी, ठीक है, तालाब के पानी के अंदर। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे देखो भी नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है भी, एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात है वो 13:12 है, तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो भी मैंने मान लिया भी अनुपात दे रखा है भी 13 और 12 का अनुपात दे रखा है, ये आपका गर्ल्स हो गया और ये बॉयज हो गया। अब टोटल मैंने मान लिया भी लड़कों गर्ल्स की संख्या कितनी है 13 है और बॉयज की संख्या कितनी है 12 है, तो टोटल आपके पास में कितना हो गया, टोटल आपके पास में 25 होगी भी संख्या। अब लड़कियों के प्रतिशत बताना, तो लड़कियों का प्रतिशत है वो संख्या कितनी है लड़कियों की 13, और कितने में से 25 में से इंटू 100, तो यहाँ पे 25 से कम 25, 25 चौका 100 और 13 चौका 52, तो 52% है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन की गणना करनी है। मानक विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। माध्य यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग करोगे तो 4 और 3 7, 7 और 5 12 और 6 18, 18 और 7 25, और 25 में 5 का डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में माध्य कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। चीजें देखते जाना भी, मानक विचलन ज्ञात करोगे तो उससे पहले आपको क्या है माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। अब माध्य में से क्या है, प्रत्येक जो आंकड़ा दिया गया है वो माध्य में से आप माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 5 माइनस में 3 और 5 माइनस में 4 और 5 माइनस में 5, 5 माइनस में 6 और 5 माइनस में 7, तो कितना बचेगा अभी आपके पास में, ये बचेगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0 और फिर आ जाएगा 1 और फिर आ जाएगा ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 2 है। देन उसके बाद में अब क्या करना है, अब इन आंकड़ों का स्क्वायर कर देना है। अब जो आंकड़े आपने माइनस किए हैं उसके बाद में उसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा और -1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस -2 का स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अभी आपने निकाल लिया, अब सभी को ऐड करो
4 और 5, 4 और 4 8 और 2 10, कितना आ जाएगा अभी 10 आ जाएगा। अब टोटल आंकड़े है कितने, सभी का हमने योग किया 10 हो गया। टोटल आंकड़े है कितने, तो टोटल आंकड़े आपके पास में 5 है, तो 5 का आप भाग दे दो, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये 2 आया तो इसका वर्गमूल निकाल लो, 2 आया है तो वर्गमूल निकाल लो, तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा भाई, रूट लगेगा तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा √2, तो इसका मानक विचलन क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। दोबारा से देखना, पहले मानक विचलन निकालने के लिए पहले आपको माध्य निकालना पड़ेगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, फिर माध्य से आपको ये सारे के सारे जो आंकड़े दे रखे हैं ये माइनस करने पड़ेंगे। माइनस करने के बाद में जो आपके पास में रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर यानी वर्ग कर देना है, वर्ग करोगे उसके बाद में सभी को जोड़ करके जितने आंकड़े हैं उसका भाग लगा दो, और उसके बाद में जो संख्या आएगी उसका वर्गमूल ज्ञात कर लो, तो यहां पे आपके पास में √2 इसका मानक विचलन आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी y माइनस x और y प्लस z का मान बताना है। तो यहां से देखो भी, अब y को मैं क्या बराबर से दूसरी साइड में लेके आऊंगा तो ये इसके भाग में आ जाएगा, और 2.5 है इसको बराबर से दूसरी साइड में भेजूंगा तो इसके भाग में आ जाएगा, तो ये आपके पास में बनेगा x अपॉन में y बराबर में क्या बन जाएगा 0.05 अपॉन में 2.5। अब देखो नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा 1 0 लग जाएगा, और ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा 2 0 लग जाएगा। ठीक है, अब 1 से 1 कैंसिल कर दो, 5 से कम 5, 5 2 10, तो आपके पास में कितना बनेगा, ये 1/50 बन जाएगा। 1/50 किसका मान आया है, तो x का मान यहाँ पे 1 है और y का मान यहाँ पे 50 है, तो इस फॉर्मूले के अंदर मान रख दो। ये मान रखोगे तो 50 में से 1 जाएगा तो 49, और 50 में 1 जोड़ोगे तो 51, तो ये 49/51 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी, यदि एक समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप उनके सबसे छोटे कोण के माप के 2 गुने से 12 डिग्री कम है, तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप आपको ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज के कोई भी 2 कोणों का माप, कोई भी यानी आमने सामने कोणों का योग है वो 160 डिग्री 180 डिग्री होता है भी। जैसे समांतर चतुर्भुज में बना रहा हूं भी, समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो समांतर होती है और समान होती है भी, समांतर होती है और समान होती है, ये आपका समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसके अंदर ये कोण और ये कोण, इसका कोण का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा, और ये कोण और ये कोण इसका भी मान कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहां पे सबसे छोटा कोण इसने पूछा है, देखो भी इसके सबसे छोटे कोण के माप के 2 गुने से 12 कम है, तो छोटे कोण का जो माप है वो मैं मान लेता हूं भी x है। अब जो दूसरा कोण है वो क्या है, छोटे कोण के माप से दुगुने से 12 कम है, तो दुगुना ये हो गया 2x, और 12 कम है तो -12 कर दिया, 12 कर दिया। अब इन दोनों कोणों का योग है वो कितना होगा भी 180 डिग्री होगा भी। मैंने आपको अभी बताया भी, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बीच जो बना कोण है उनके बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो वही कंडीशन इस समांतर चतुर्भुज में लग रही है। आमने सामने के कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है, और 2 समांतर रेखाएं हैं उनको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है भी, ये 2 समांतर रेखाएं आगे बढ़ाएंगे तो, और इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा भी। तभी मैंने क्या किया, 2x माइनस में 12, एक कोण ये है और एक छोटा कोण ये है, और दोनों का योग है वो 180 के बराबर हो गया। अब यहां से 12 है वो बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2x और x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। 3x बराबर में कितना हो जाएगा 2 और 9 और 8 और 1 9 यानी 192 हो गया। कितना हो गया 192 हो गया। तो x का मान आपके पास में कितना आएगा, 3 का भाग दोगे तो 3 6 18, 3 चौका 24, तो यहाँ पे 3 6 18 और 3 चौका 12, 64 डिग्री आ जाएगा। x का मान आपके पास में 64 डिग्री आ गया। ये तो छोटा कोण है, आपको पूछा क्या, तो बड़ा कोण का मान पूछा है, तो बड़ा कोण का मान पूछा तो 180 में से घटा दो, या फिर समीकरण में रख के कर लो भी 2x यानी दुगुना करो और उसके बाद में 12 से क्या 12 माइनस कर दो तो आ जाएगा, या फिर 64 है वो आप 180 में से माइनस कर दो तो 10 में से 6 जाएगा, 4 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पे आपके पास में 7 में से 6 गया 1 और 1 यानी 116 डिग्री। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति के लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्रित होने के लिए विवश किया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था भी, ये 13 अप्रैल 13/4/1919 को हुआ था भी। अब
जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्रित होने के लिए विवश किया था, तो वो था रोलेट अधिनियम। क्या था भी? रोलेट अधिनियम था, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी P बटा Q के रूप में लिखना है। अब ये है 0.12464 और आपके पास में 6 और 4 के ऊपर बार है। अब इसको P बटा Q के रूप में लिखना है। देखो, जितने अंकों के ऊपर बार है ना, उतने तो नीचे क्या लगा दो? 9 लगा दो, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसका 0 लगा दो। 3 अंकों के ऊपर बार नहीं है भी, 1, 2 और 4 के ऊपर बार नहीं है, तो 3 0 लगा दो इसके नीचे। और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है ना, उतने ही अंक इसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो। तो 124 आप माइनस कर दो, तो यहां से 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। उसके बाद में 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और ये आपका हो जाएगा 12 का 12 आ जाएगा। चीजें समझ पाए? और नीचे आपके पास में कितना आ जाएगा? 99,000 आ जाएगा। 99,000, 0 से 0 कैंसिल कर दो। अब उसके बाद में 2 से काटो, इसको 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 6, 2 एकम 2 और 2 साते 14, 617 अपॉन में 2 चौके 8 और 19, 2 निम 18, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 49,50। तो आपके पास में जाएगा 617 अपॉन में 4,950, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। चीजें समझ पाए क्या? आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी DUMBLEDORE। अब यहां पे कौन सा नियम लागू कर रहा है देखना, DOREELDUMB। अब यहां से देखो भी, अब इसके अंदर है ना, ये जो आगे वाले है ना, ये 4 अंक अक्षर ये पहले लिख दिए इसने DORE। उसके बाद में इन दोनों के अंदर है वो आपस में क्रॉस कोडिंग करवा दी, और फिर लास्ट के अंदर है वो ये स्टार्टिंग वाले 4 है वो लास्ट में लिख दिए। इसी प्रकार से इसमें देखो भी, लास्ट वाले 4 है वो पहले लिखेगा, तो यहां से I से शुरू करेगा और ये पहले लिख देगा, तो ये हो जाएगा ICE और S। फिर इन दोनों में क्रॉस कोडिंग करवा देगा, तो ये आ जाएगा D और N। उसके बाद में स्टार्टिंग के 4 है वो अब लास्ट में लिखेगा, तो APP और E, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? तो ये सितंबर माह के अंदर करता है। भी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ये कक्षा में प्रस्तुति के लिए सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब देखो भी, आर्टिकल 170 है वो ये बोलता है भी जो विधानसभा है उसके अंदर एक तो होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। तो विधानसभा के अंदर है वो 500 से अधिक सीटें नहीं होनी चाहिए, और न्यूनतम है वो 60 सीटों से कम नहीं होनी चाहिए। विधानसभा के अंदर अधिकतम 500 से अधिक नहीं हो सकती, और न्यूनतम है वो 60 से कम नहीं हो सकती। एक होती है आपकी विधान परिषद। अब विधान परिषद के अंदर है वो क्या होता है? विधान परिषद के अंदर है वो विधानसभा VS लिख देता हूं मैं, विधानसभा का 1/3 होता है। यानी विधान परिषद में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? तो विधान परिषद के अंदर है वो विधानसभा का 1/3 होती है। विधानसभा का 1/3 होती है। देन उसके बाद में न्यूनतम की अगर मैं बात करूं तो विधान परिषद के अंदर है वो न्यूनतम है वो 40 सीटें होती है, 40 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, और यहां पे 1/3 यानी विधान परिषद की 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। 1/3 विधान परिषद में जितनी सीटें हैं उसका 1/3 है वो विधानसभा में जितनी सीटें हैं उसका 1/3 है वो विधान परिषद में होगी। और विधान परिषद है वो अभी तक अपने 6 राज्यों के अंदर अभी, ठीक है, 6 राज्यों के अंदर है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको मान बताना है भी, यहां पे आपको दे रखा है भी यदि x का मान है वो 0, -1 या फिर 1 के बराबर यहां पे नहीं है। अब इसके अंदर देखो भी, यहाँ पे अपन भाग का निशान है तो इसमें मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे तो आगे वाली जो फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगी भी।
तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 माइनस में x की पावर 4 अपॉन में क्या है 1 प्लस में x है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगेगा तो ये हो जाएगा x अपॉन में 1 प्लस में x की स्क्वायर और इनटू यहाँ पे है 1 अपॉन में इस x का मैंने गुणा करवा दिया अभी x की स्क्वायर माइनस में x। ठीक है, अब पहले दो का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले दो का मल्टीप्लाई ऊपर वाले का करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में x और माइनस का x की पावर 5, और अब नीचे वाले का इस एक का इसके साथ में गुणा करवाएंगे तो 1, और फिर इस एक का इस x के साथ में गुणा करवाएंगे तो प्लस का x का स्क्वायर, और फिर x का एक के साथ में गुणा करवाएंगे तो x, और फिर x का गुणा करवाएंगे x की स्क्वायर के साथ में तो ये हो जाएगा x की क्यूब इंटू 1 अपॉन में x की स्क्वायर माइनस में x। अब इन दोनों का गुणा करवा दो तो ऊपर वाला तो ज्यों का त्यों ही आ जाएगा, तो x माइनस में x की पावर 5 अपॉन में इस एक का इस x के साथ में गुणा करवाओ, x की स्क्वायर के साथ में गुणा करवाओगे तो x की स्क्वायर आ जाएगा, फिर x इस एक का माइनस x के साथ में गुणा करवाओगे तो माइनस का x आ जाएगा। अब x की स्क्वायर का x की स्क्वायर के साथ में गुणा करवाओगे तो प्लस का x की पावर 4, और x की स्क्वायर का माइनस x के साथ में गुणा करवाओगे तो ये माइनस का x की क्यूब बन जाएगा। उसके बाद में इस x का इस x की स्क्वायर के साथ में गुणा करवाओगे तो प्लस का x की क्यूब बनेगा, और फिर इस x का इस x के साथ में गुणा करवाओगे तो माइनस का x का स्क्वायर बनेगा। देन उसके बाद में अब x की क्यूब का और x की स्क्वायर के साथ में गुणा करवाओगे तो प्लस का x का पावर 5 आ जाएगी, और x की क्यूब की और माइनस x के साथ में गुणा करवाओगे तो ये माइनस का x की पावर 4 बन जाएगी। जो कट रहा है उसको काट दो भी, तो यहाँ पे x की स्क्वायर है वो माइनस की है और ये प्लस की है, कैंसिल हो गया। x की पावर 4 ये प्लस की है और ये माइनस की है, कैंसिल हो गया। x की पावर x की क्यूब माइनस की है और ये प्लस की है x की क्यूब, तो कैंसिल हो गया। आपके पास में ऊपर बच गया x माइनस में x की पावर 5, और नीचे आपके पास में क्या बन गया माइनस का x और प्लस का x की पावर 5। अब नीचे है वो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं भी, तो ये x माइनस में x की पावर 5 और नीचे माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया x माइनस में x की पावर 5। ठीक है, तो ये x माइनस x की पावर 5 से ये x माइनस x की पावर 5 है वो कट गया, भी 1 आ गया मान, और वो भी क्या आ गया माइनस का निशान है तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना है भी कितने के कितने गुणनखंड सम है। अब कितने गुणनखंड सम है तो यहां पे अपन क्या कर लेते हैं, पहले अपन है वो टोटल यानी कुल गुणनखंड की संख्या देख लेते हैं, भी कुल गुणनखंड कितने हैं वो देख लेते हैं इसमें। तो ये देखने के लिए जितनी पावर है यहाँ पे क्या है 2 की पावर 7 है, इंटू 3 की पावर 4 है, इंटू 5 की पावर 3 है, और इंटू 7 की पावर 1 है। तो जितनी पावर है उसमें 1 जोड़ करके गुणा कर दो, तो 7 में 1 जोड़ूंगा तो 8 हो जाएगा, इंटू 4 में 1 जोड़ूंगा तो 5 हो जाएगा, और 3 में 1 जोड़ूंगा तो 4 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ूंगा तो 2 हो जाएगा। अब आपस में इसका मल्टीप्लाई करवाओगे 8 5 40, 40 चौके कितने होते हैं भी 160, और 160 दुए 320। तो यहाँ पे टोटल जो कुल नंबर आए हैं, कुल आपके गुणनखंड है, भी इसमें विषम भी है और सम भी है, विषम और सम दोनों है, तो वो टोटल कितने हैं 320 है। देन उसके बाद में अब आपको देखना है भी सम गुणनखंड। अब आपको क्या करना है सम गुणनखंड देखना है। तो सम गुणनखंड देखने के लिए या फिर आप ये करो भी इसमें विषम गुणनखंड निकाल लो, विषम गुणनखंड निकाल लो, तो उसके बाद में ये आपके पास में आ जाएगा सम। अब देखो भी जो आपके पास में सम संख्या है उसको नहीं लेना है, आपको क्या है सम संख्या वाला गुणनखंड है वो नहीं लेना है। तो अब अपन विषम संख्या वाला निकाल लेते हैं। तो विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जो सम संख्या के ऊपर पावर है वो आपको नहीं लेना है, बाकी है वो आपको लेना है। तो 3 की पावर 4 है तो 1 जोड़ दोगे 5, इंटू यहाँ पे 5 की पावर 3 है तो 1 जोड़ दोगे 3 में तो ये हो जाएगा 4, और इंटू 7 की पावर 1 है तो इसमें 1 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 5 चौके 20 और 20 दुए 40। अब ये कितने हो गए 40, ये 40 क्या है आपके पास में विषम गुणनखंड आ गए। अब ये टोटल है और ये आपके पास में विषम है, तो यहाँ पे सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो 320 में से 40 है वो आप माइनस करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। चीजें समझ पाए क्या। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है।
अब इसके अंदर आपको बता रखा है भी दो अभाज्य संख्याएं हैं, जिसमें x और y दो अभाज्य संख्याएं हैं, और यहाँ पे x है वो y से बड़ा है, x है ना वो y से बड़ा है, और इन अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना है 119 है। तो आपको बताना भी 3y माइनस में x का मान कितना है, ये आपको बताना है। देखो भी कोई अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का आपको एलसीएम दे दे तो वो उन संख्याओं का गुणनफल ही होता है, भी उन संख्याओं का गुणनफल ही होता है। तो यहाँ पे दो अभाज्य संख्याएं, दो ऐसी संख्या देखिएगा जिसका गुणनफल है वो 119 आ जाए। तो आपको पता है भी 119 का आपको क्या कर लेना है, अभाज्य फैक्टर कर लो इसके। तो ये आपके पास में 7 से चला जाएगा तो ये हो जाएगा 17 बार, और फिर 17 से चला जाएगा ये आ जाएगा 1। तो यहां से आपके पास में एक तो संख्या आ गई 7 और एक संख्या आ गई आपके पास में 17, 17 7 119 होते हैं। अब इसमें x जो संख्या है ना वो y से बड़ी है, तो इसका मतलब x संख्या ये है और y आपकी ये है। अब आपको बताना भी 3y, तो 7 या 21, 3y करोगे तो y का मान 7 है, 7 या 21 माइनस में x, तो ये आ जाएगा 17। तो आपके पास में कितना बनेगा, 21 में से 17 आ जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा। तो आपका राइट आंसर होगा श्री मनमोहन सिंह है, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है। तो केरल राज्य के अंदर है वो सड़क का घनत्व है वो सबसे ज्यादा है भी, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो ये आपका राइट आंसर होगा लखनऊ में, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, अब इसके अंदर आपको बताना भी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो ये पृथ्वी से 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ये कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी दादरा व नगर हवेली में बहती है, इनमें से कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है। तो वो आपका राइट आंसर होगा दमन, दमन नदी है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना आपको क्या आएगा। तो यहां पे 3 और 2 1 और 2 3, और फिर 3 और 3 6, और फिर 6 और 5 11, और उसके बाद में 11 और 7 18, और फिर 18 और 11 29, और फिर ये आ जाएगा 29 और 13 42, और उसके बाद में 42 और 17 यानी अभाज्य संख्याएं जोड़ रहा है भी ये 42 और 17 कितने हो जाएंगे भी 59, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ये जो रेलवे स्टेशन है इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब इसके अंदर आपको बताना है भी ए से एच तक के सभी एक पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है भी इसी क्रम में हो। ई बाएं से 5वें स्थान पर है। अब ए से एच है तो टोटल 8 व्यक्ति है भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल आपके पास में क्या हो गए 8 व्यक्ति हो गए। अब देखो भी इसने बोला है भी ई है वो बाएं से 5वें नंबर पर है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां यहाँ पे ई है भी आपका। देन उसके बाद इसने बोला भी और ए है वो दाएं से 5वां है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए। आगे इसने बोला भी बी और डी एक दूसरे के बगल में है, बी और डी है वो एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो एक दूसरे के बगल में बैठे हैं तो इसको एक बार होल्ड पे रखो आप। देन उसके बाद में आगे देखो भी एच एक शीरे पे बैठा है, एच है वो एक शीरे पे बैठा है और डी का पड़ोसी नहीं है भी, और डी का पड़ोसी नहीं है। आगे इसने लिखा है सी और ई के बीच में ए बैठा है, सी और ई के बीच में, तो ये रहा ई और सी आपका यहाँ पे आ जाएगा भी,
सी और ई के बीच में कौन बैठा है, ए बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसने बोला है बी ई और जी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, ई और जी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो ई ये रहा और जी को मैं यहाँ पे बिठा दूं तो ई और जी के बीच में दो व्यक्ति आ जाएंगे। देन उसके बाद में इसने क्या बोला है, भी ए और डी के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं, ए आपका ये रहा और ए और डी के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं, तो डी आपका यहीं पे आएगा। फिर आपका एच है वो यहाँ पे आ जाएगा भी, ए और डी के बीच में तीन व्यक्ति हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 आ गया। फिर एच आपका यहाँ पे है, एच इसने बोला था भी एक सिरे के ऊपर बैठा है, ये रखो। उसके बाद में आगे देखो बी और डी एक दूसरे के बगल में बैठा है, ये देखो ये लिख रखा, तो आपका बी यहाँ पे आ जाएगा। एक व्यक्ति रह गया, कौन सा, ये आपका रह गया एफ, तो एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा भी। अब इसने बोला भी सी के दाईं और चौथे, सी के दाईं ओर, सी ये रहा भी और इसका दाएं इस साइड में होगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यानी सी के दाईं और चौथे व्यक्ति के बाईं और तीसरा, तो चौथे व्यक्ति के बाईं और तीसरा तो बायां इस साइड में होगा, तो पहला दूसरा और तीसरा कौन होगा, ए होगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा भी, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहां स्थित है, तो ये इंदौर के अंदर है, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली समकालीन जनगणना कब की गई थी, 1881 के अंदर है वो भारत में पहली समकालिक जनगणना की गई थी, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता, मानव रक्त के अंदर है वो कौन सा नहीं पाया जाता, तो कॉन्ड्रोसाइट है, ये मानव रक्त के अंदर नहीं पाई जाती भी, ठीक है। ल्यूकोसाइट है, लिम्फोसाइट है और मोनोसाइट है, ये क्या है, WBC के प्रकार है भी, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है और ल्यूकोसाइट है, ये WBC के प्रकार है। और याद रखना WBC है वो आकार बदलने में माहिर है भी, क्योंकि ये क्या है, अपने शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखती है। इस प्रकार से याद रखना भी, ग्रुप डी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका है वो आकार बदलने के लिए जानी जाती है, तो WBC है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है भी, ये सैन्य शक्ति का कार्य करती है शरीर के अंदर। तो जैसे कोई छोटा रोग आ गया ना, तो ये अपना आकार है वो छोटा बना लेगी और इससे लड़ लेगी, और कोई बड़ा रोग आ गया, कोई बड़ा रोग हो गया अपने शरीर के अंदर, तो ये अपने आप को बड़ा कर लेगी भी, इस प्रकार से याद रखना भी, और अपने आप को बड़ा करके क्या करेगी, ये उस रोग के साथ में लड़ेगी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर 2019 में आयोजित संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषदों के प्रमुखों की बैठक का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया था, तो बिश्केक के अंदर किया गया था, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब इसमें आपको बताना है भी साइन ए का मान आपको कितना दे रखा है, तो साइन ए का मान है वो 4/√17 दे रखा है, और आपको ज्ञात करना है तो tan 2a का मान ज्ञात करना है, जहां पे 0 डिग्री यानी जो a का मान है वो 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से आपका छोटा है। अब देखिएगा यहां से अपन जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो अपन इसमें क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे समकोण बन गया, ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया, ये बिंदु C हो गया। अब लंब कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है, √17 दे रखा है। तो आधार निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, AB का स्क्वायर निकालेंगे ना, तो वो आएगा √17 का स्क्वायर, रूट यानी कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर आ जाएगा। BC का मान है 4 का स्क्वायर, √17 का मान कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, √17 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हमारे पास में 1 बचेगा, यानी ये 1 आ गया। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। tan 2a का मान पूछा है, तो tan 2a का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 tan x, 2 tan a अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर a होता है, tan स्क्वायर a फॉर्मूला होता है। तो अब tan का मान निकाल लेते हैं। tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे 2
लंब क्या है 4/1 अपॉन में 1 माइनस में 4/1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास 4 दूनी 8 और ये रिजल्ट बन जाएगा 1 माइनस में 4 चौके 16। तो 1 माइनस 16 माइनस के 15, तो 8/15 रिजल्ट आएगा। 8/15 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसे प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं भी। पानी की कमी हो जाएगी भी, कोशिका के अंदर है वो पानी की कमी हो जाएगी तो कोशिका क्या हो जाएगी? संकुचित यानी सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ करके क्या हो जाएगी? कोशिका भित्ति से अलग हो जाएगी। कोशिका भित्ति कौन सी होती है? सेल वॉल कहाँ पे पाई जाती है? पेड़ पौधों के अंदर पाई जाती है सेल वॉल। जीव जंतुओं के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल है, यानी जो कोशिका भित्ति है वो मर्त होती है भी। जो पेड़ पौधों के अंदर जो बाहरी मेम्ब्रेन पाई जाती है वो सेल वॉल पाई जाती है, जो कि मर्त होती है, और उसके बाद में कोशिका पाई जाती है भी। उसके बाद में है वो कोशिका होती है। तो कोशिका सिकुड़ करके कोशिका भित्ति से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी पानी की कमी के कारण। और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो इसे प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है? तो ये ट्रोम्बे बम्बई के अंदर की है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताया गया है भी दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या समान है। दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या समान है। उसकी लंबाइयों का जो अनुपात दे रखा है वो 7:5 दे रखा है। और बड़े बहुभुज का क्षेत्रफल है वो कितना है? 1127 सेंटीमीटर है। तो आपको छोटे बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसके अंदर देखो भी अपने को क्या है? उनकी लंबाइयों का अनुपात दे दिया 7:5 है। अब क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल आपको पता है भी क्या होता है? वर्ग स्क्वायर होता है भी। क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में होता है। तो यहाँ पे लंबाई आपके पास में 7 है। लंबाई आपके पास में 7 है और समबाहुभुज है, यानी भुजाओं की संख्या इसमें क्या है? समान है भी। समबाहुभुज, समबाहुभुज यानी भुजाओं की संख्या समान है। और दोनों जो समबाहुभुज है उनमें भुजाओं की संख्या वैसे भी समान है भी। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पे आपके पास में क्या बन गया? हमारे अनुसार तो उसका क्षेत्रफल 49 आ गया, लेकिन इसने दे क्या रखा है? बड़े वाले क्षेत्रफल का, यानी 1127 दे रखा है। 1127 दे रखा है। तो एक का मान आपके पास में कितना आ जाएगा? तो एक का मान 1127 अपॉन में 49, तो ये आपके पास में 23 आ जाएगा भी। कितना आ जाएगा? एक का मान 23। आपको चाहिए किसका मान? भी छोटे बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छोटे बहुभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे उनकी लंबाई कितनी है? 5 है। तो हमारे अनुसार उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा भी। तो 25 का मान आपको ज्ञात करना है। 25 को 23 के साथ में गुणा करवाओगे तो 575 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? तो लाल कुर्ती आंदोलन है वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना रखा है? तो वो 45 डेसिबल रखा है भी। कितना? 45 डेसिबल, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। साल तोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो ये भारत पाकिस्तान सीमा के ऊपर है भी। साल तोरो कांगरी चोटी है, ये भारत पाकिस्तान सीमा के ऊपर है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें अपन बात करें तो ये आ जाएगा आपके पास में 15 × 90, यानी 6 से गुणा कर दिया। और देन उसके बाद में इसको 6 से गुणा नहीं, यहां से देखें ना तो ये है, इसको 15:90 लिख रहा है। अब देखो भी 5 और 1 को जोड़ दिया इसने। 5 और 1 को जोड़ा तो कितना हो गया? 6 हो गया। और फिर 6 को क्या है? 15 से गुणा कर दिया, 15 × 90 हो गया। इसी प्रकार से 203 और अनुपात 1015 है। अब इसमें देखो भी सारी संख्या को जोड़ो, इनके अंकों को जोड़ो। अंकों को जोड़ोगे 2 और 3 5 आएगा। तो 5 से फिर इनको गुणा करवा दो भी। 203 का 5 से गुणा करवाओगे तो आपके पास में 1015 आ जाएगा।
इसी प्रकार से 16 है और आगे बताना है क्या आएगा, तो इनके अंकों को जोड़ो, कितना आएगा 6 और 1 7, तो 7 से क्या करवा दो, गुणा करवा दो, तो 16 7 112 होता है, तो आगे 112 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसका मान आपको ज्ञात करना है, आपको बताना है भी इनमें से किसके बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन को है 39 नंबर जो क्वेश्चन है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। अभी कल वाली क्लास के अंदर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ये हार्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो भी 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी एक बस की चाल, वैसे ये एक बस की चाल है वास्तविक चाल की, एक बस अपनी वास्तविक चाल की 7/8 चाल से चलते हुए 42 किलोमीटर की जो दूरी है वो 1 घंटा 16 मिनट में तय करती है। तो बस की वास्तविक चाल आपको ज्ञात करनी है। जो आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन के अंदर है नहीं, तभी यहाँ पे ये क्वेश्चन है, वो सभी कैंडिडेट्स इग्नोर करें और ये बोनस आपको दिया गया है। अब इसके अंदर देखो भी चाल अपने पास में है, चाल है और यहाँ पे ये आ जाएगा भी समय, समय वो चाल का उल्टा होता है और चाल है वो समय की उल्टी होती है। तो इसके अंदर है वो 7/8 है, यानी वास्तविक चाल की 7/8 है, तो वास्तविक चाल क्या है इसकी 8 है, और यहाँ पे नई चाल है वो कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, और समय कितना लगेगा, तो समय आपके पास में हो जाएगा 7 और 8, ये उल्टा होता है भी इसमें। अब देखो भी यहाँ पे इसने क्या बोला है भी चाल से चलते हुए 42 किलोमीटर की जो दूरी है वो 1 घंटा और 16 मिनट में तय की है इसने। 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा और 16 मिनट में तय की है, तो इसकी चाल निकाल लेंगे अपन। चाल निकाल लेंगे तो ये आपके पास 1 घंटा है और 16 मिनट को आप घंटे के अंदर कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 60 का भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 और 15 चौका 60, तो ये आपके पास में कितना बनेगा 15 एकम 15 और 4 19, यानी 19/15 घंटे आ गया आपके पास में। तो 42 किलोमीटर की दूरी 19/15 घंटे में कवर की, तो चाल कितनी हो जाएगी, तो 42/19 × 15, ये आपके पास में क्या आ गई, चाल आ गई। और ये मान किसका आया है, यानी 7/8 वास्तविक चाल की 7/8 से चलते हुए 42 किलोमीटर पर घंटा 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 16 मिनट में तय करता है। तो इसका मतलब ये हो गया अभी 7 का मान आ गया, ये आपके पास में किसका मान आ गया, 7 का मान ये आ गया। तो आपको चाहिए किसका मान, तो आपको तो वास्तविक चाल चाहिए, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 42/19 × 15 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और आपको चाहिए किसका, आपको 8 का मान चाहिए, भी वास्तविक चाल इसकी 8 है, तो इंटू करोगे आप 8, तो 7 एकम 7 7 6 की 42, तो ये आपके पास मुझे 15 8 120 और 120 × 6/19, तो ये आपके पास में हो जाएगा 12 6 की 72 720, कितना आ जाएगा 720/19, तो 720 के अंदर है वो आप 19 का भाग लगाओ भी कितना आएगा, 19 का भाग लगाइएगा 720 के अंदर, तो ये आपके पास में 720 भाग में 19, तो ये आ जाएगा 37 दशमलव कितना आएगा भाई 37.894 किलोमीटर पर घंटा है वो इसकी वास्तविक चाल आ जाएगी। ठीक है, चीजें समझ पाए क्या, तो जो कि ऑप्शन के अंदर दे नहीं रखा भी, इसीलिए ये आपको बोनस मिला हुआ है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। इस 41 नंबर क्वेश्चन में बोला भी लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण एवं रख रखाव किस एजेंसी द्वारा किया जाता है, तो वो सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको दे रखा है भी निम्नलिखित कथन को पढ़ें भी मैं उसके खर्च करने के तरीके को देखने वाला हूं, क्योंकि मैंने ध्यान दिया है कि उसकी प्रवृत्ति फिजूल खर्ची की, उसकी जो प्रवृत्ति है वो फिजूल खर्ची की है। निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष कथन से संबंध में मान्य है। मैं उसके खर्च करने के तरीके को देखने वाला हूं, क्योंकि मैंने ध्यान दिया है कि उसकी प्रवृत्ति है वो फिजूल खर्ची की है। अब ए इसके अंदर बोला है भी वक्ता उसका शुभ चिंतक है, वक्ता है वो उसका शुभ चिंतक है, तो ये हो सकता है भी उसका शुभ चिंतक है, तभी वो क्या है उसके फिजूल खर्ची की ओर ध्यान देता है। वह अपनी आय से अधिक खर्च कर रही है, तो ये अपन नहीं बता सकते भी वो अपनी आय से ज़्यादा खर्च कर रही है या फिर कम खर्च कर रही है। और वक्ता उसका चिंतित पिता है, तो ये भी अपन नहीं बता सकते भी उसकी पिता है या फिर माँ है या फिर भाई है जो चिंता करने वाला है, लेकिन ये जरूर है भी वो उसका शुभ चिंतक है, भी चिंता करने वाला है।
तो यहाँ पे ओनली फॉर ए है वो सही है भी केवल, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या लगा दो। तो 5.2 प्लस में 13.3 प्लस में 17.5 प्लस में 19.5 प्लस में 21.4, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा भाई, राशियों का योग कितना आ गया, 76.9 आ गया। राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा भाई, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 15.38 आ जाएगा भाई, 15.38 आ जाएगा। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भी, महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन है। तो महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक है वो महर्षि वेदव्यास हो जाएंगे भी, महर्षि वेदव्यास हो जाएंगे। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए और बी दोनों के वेतन का योग है वो 4300 रुपये है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत राशियां समान है तो ए का वेतन कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसके अंदर है वो अपन पहले ए और बी की जो आय है, ए और बी का जो टोटल आय है वो कितनी है, इसने दे रखी है 43,000 रुपये। कितनी दे रखी है, 43,000 रुपये दे रखी है। अब इसमें मैंने मान लिया अभी ए का वेतन ज्ञात करना है, तो मैंने ए का वेतन कितना मान लिया x, तो बी का वेतन कितना आ जाएगा अभी, बी का वेतन 4300 माइनस में x, यानी 4300 माइनस में x आ जाएगा। अब दोनों का जो खर्च है, दोनों का जो बचत है वो समान है, तो 95% ये खर्च कर रहा है, ये क्या कर रहा है अभी 95% खर्च कर रहा है, तो उनकी बचत राशियां समान है, तो ये आपके पास में 95% खर्च करता है। तो यहां से x उसकी ए की धनराशि है भी, x है वो उसकी धनराशि है, और माइनस कर दो मैं इसका खर्च, तो मेरे पास में बचत आ जाएगी। तो x माइनस में x इंटू 95% अपॉन में 100। अब ये आपके पास में क्या आ गया, ये जो इतना है ना, ये तो खर्च आ गया इसका, और x आपने इसकी धनराशि मानी है, तो ये धनराशि में से, वेतन में से मैंने खर्च माइनस कर दिया, तो ये आपके पास में क्या आ गया इसका, एक प्रकार से बोले तो आपका बचत आ गया। और बराबर है बी की बचत के, तो बी की बचत कितनी है, बी की आय कितनी है 4300 माइनस में x, ये तो उसकी आय है, और 4300 माइनस में 4300 माइनस में x, और इसका कितना ज्ञात करना है, 80% खर्च करता है ये, तो अपॉन में 100, ये इसका खर्च आ गया। ये बी की आय है और ये इतना इसका खर्च है, तो आय में से खर्च घटा दिया तो बचत दोनों की बराबर है। अब यहां से देखो भी पहली कंडीशन के अंदर, पहली कंडीशन में 100 इसका एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 100x माइनस में 95x बराबर में आपके पास में यहाँ पे 100 एलसीएम आ गया इसका, 100 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे ये आ गया आपके पास में 4,30,000, 4,30,000 माइनस में 100x, और उसके बाद में इसमें ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 80 से गुणा करवाओगे ना इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास से 34 और 4,000, 34 4,000 माइनस में 80x, माइनस में 80x, ठीक है। अब देखो भी 100 से 100 कैंसिल हो जाना है, और उसके बाद में यहाँ पे कितना बच गया, ये आपके पास में 5x बच गया, और बराबर में उसके बाद में ये देखो भी 100x और यहाँ पे कितना है भी 80x, माइनस का है दोनों में क्या है, माइनस का है, तो 100 और 80 भाई रुकिएगा, इसको माइनस है तो ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो वो प्लस हो जाएगा भाई, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा 100 का, ये देखो भी ये माइनस है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे जो प्लस का है वो माइनस का, और माइनस का जो प्लस का, तो ये माइनस का था x, तो ये प्लस का हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास में 4,30,000 में से 3,44,000 माइनस करोगे ना, तो आपके पास में 86,000 बचेगा। ये कितना बचेगा 86,000 माइनस में 20x, ये माइनस का 20x इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 25x, कितना हो जाएगा 25x बराबर में 86,000, x बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, तो 25 का इसमें भाग दे दो, 25 का भाग दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 3440 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3440, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन।
चीजें समझ पाए। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी 5 व्यक्ति है ए बी सी डी और ई, प्रत्येक ने अलग अलग रंग काले, सफेद, नीले, पीली, लाल की कार के साथ एक रेस में भाग ले रहे हैं। जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। आगे इसने बोला है भी नीली कार रेस में सबसे आगे है, तो नीली कार सबसे आगे है, तो ये लो नीली को ऊपर लिख दिया। नीली कार रेस में सबसे आगे है और ए रेस में सबसे धीमा है भी, तो ए है वो नीचे नीचे आ जाएगा भी, ठीक है। उसके बाद में इसने बोला भी जिस व्यक्ति के पास लाल कार है ना वह ई के ठीक पीछे है, तो ई आगे आ जाएगा और लाल कार है वो नीचे आ जाएगी भी। लाल कार वाला नीचे है और ई ऊपर है भी, यानी ई के ठीक नीचे है। और बी के पास में सफेद कार है और वह दूसरे स्थान पर रहने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को पार करने की आवश्यकता है। तो इसका मतलब क्या है भी दूसरा स्थान पे अगर बी रहेगा तो एक व्यक्ति को पार करना पड़ेगा, तो इसका मतलब बी तीसरे नंबर पर है, तो बी आ गया ये। और बी के पास में क्या है भी सफेद कार है, तो ये आपका सफेद कार वाला आ गया। और यहाँ पे नीली कार और सफेद कार के बीच में क्या है भी एक कैंडिडेट और आएगा यहाँ पे, तो ये आ गया आपका नीली कार, ठीक है। उसके बाद में आगे इसने बोला है भी सी है ना वो डी के ठीक पीछे है, सी है वो डी के ठीक पीछे है, तो डी के ठीक पीछे है जो पीछे से दूसरे स्थान पर है, जो पीछे से दूसरे स्थान पर है। तो ए सबसे नीचे है, तो इसका मतलब जो किसके लिए आया है, जो डी के लिए आया है, जो है वो यहां पे देखो भी सी डी से, सी है वो डी से सी डी के ठीक पीछे है। अब यहां से दूसरा वाक्य शुरू हो गया अभी, जो पीछे से दूसरे स्थान पर है वह काली कार नहीं चला रहा, पीछे से दूसरे स्थान पर है ना वो काली कार नहीं चला रहा, ठीक है, काली कार नहीं चलाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी वह काली कार नहीं चला रहा, तो पीली कार कौन चला रहा है ये आपको बताना है। अब देखो भी ई के नीचे क्या है, लाल कार है, और यहां पे इसने बोला है भी पीछे से दूसरे स्थान पर है वो काली कार नहीं चलाता, काली कार नहीं चलाता है। तो आपके पास में बचा क्या है, आपके पास में सी और डी की सीटिंग है वो कहां पे आ सकती है। टोटल 5 ही खिलाड़ी है, टोटल है वो 5 ही व्यक्ति है, तो सी और डी की कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी, सी यहाँ पे आ जाए और डी आपका यहाँ पे आ जाए, ठीक है, सी और डी यहाँ पे आ गया। उसके बाद में ई और लाल बच गई, तो इसका मतलब लाल यहाँ पे आ जाए और ई है वो आपका यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो ए लाल कार को हो गया, और दूसरे नंबर पर काली कार है नहीं, नीचे से दूसरे नंबर पर काली कार नहीं है, तो इसका मतलब काली कार है वो किसके पास में है, काले रंग की कार सी के पास में है। तो एक रंग और बच गया जो कि आपका हो जाएगा पीला, तो पीला कार है वो ई के पास में है। तो इसने पूछा गया तो पीली कार कौन चला रहा है, पीली कार है वो ई के पास में है, और रेस में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ई का चौथा स्थान है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यालय कहाँ स्थित है, तो ये बंबई के अंदर है अभी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है अभी, तो बंबई के अंदर है। और आरबीआई की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी अभी, तो ये 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया वे के लेखक कौन है, तो गिरीश कर्नाड हो जाएंगे भी, गिरीश कर्नाड हो जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब कौन से 2 चिन्ह को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन उठा लेता हूँ। तो ये जो 24 भाग में 3 और इंटू 4 माइनस का 30 और प्लस का 10 और बराबर 12 आना चाहिए। तो 3 एकम 3 और ये 3 8 है 24, 8 चौका 32, 32 माइनस में 30 और प्लस में 10 और बराबर में क्या है अभी 12 है। 32 में से 30 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 और 10 कितने हो जाएंगे 12, तो 12 बराबर 12 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी पक्षी, स्तुरमुर्ग और चमगादड़, पक्षी, स्तुरमुर्ग और चमगादड़। तो ये लो पक्षी का आ गया और पक्षी के अंदर है वो स्तुरमुर्ग आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये आपका स्तुरमुर्ग का और ये पक्षी का आ गया। स्तुरमुर्ग है वो एक पक्षी है, लेकिन चमगादड़ है वो एक स्तनपायी है भी, चमगादड़ है वो पक्षी के अंदर नहीं आता भी, ठीक है। तो चमगादड़ इसका अलग हो जाएगा भी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन।
अब इसके अंदर आपको बताना है भी दो कथन आपको दे रखे हैं। अब इसमें बोला गया भी कुछ नोटबुक, कुछ जो आपकी नोटबुक है वो क्या है, लैपटॉप है। तो एन से नोटबुक हो गया और एल से लैपटॉप हो गया, और सारे के सारे जो लैपटॉप है वो क्या है, वॉलेट है। सारे के सारे जो लैपटॉप है वो किस में आ जाएंगे, वी से वॉलेट में आ जाएंगे। अब इसके अंदर देखो भी निष्कर्ष क्या है, तो कुछ वॉलेट नोटबुक है, वॉलेट है वो नोटबुक वाले को काट रही है क्या, बिल्कुल काट रही है। और कुछ लैपटॉप वॉलेट है, तो कुछ यानी जो लैपटॉप है वो वॉलेट के अंदर आ रहे हैं क्या, कुछ लैपटॉप आपके एल से लैपटॉप है वो कुछ लैपटॉप वॉलेट है। तो सारे के सारे लैपटॉप है वो वॉलेट है, तो अपन ये बोल सकते हैं भी कुछ लैपटॉप वॉलेट है। ठीक है, याद रखना भी सारा का सारा लैपटॉप है वो किस में आ रहा है, भी वॉलेट के अंदर आ रहा है। तो अपन कुछ लैपटॉप वॉलेट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही होगा। तो आपका ए और बी दोनों सही है इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी यदि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उसी दर पर धनराशि 8 वर्ष बाद स्वयं की कितनी गुनी होगी, ये आपको बताना है। तो यहां पर आपके पास में ये हो जाएगा, आपके पास में भी कोई धनराशि मान लो भी मैंने 100 रुपये मान लिया, और ये 5 वर्ष में क्या हो रहा है, अभी दुगुना हो रहा है, यानी 200 हो रहा है। तो मूलधन अपने पास में प्रिंसिपल तो 100 था, लेकिन यहां पे मिश्रधन आपके पास में कितना आ गया, अमाउंट आपके पास में कितना आ गया, 200 आ गया। समय कितना लगा, 5 वर्ष लगा। तो जो राशि बड़ी है वो कितनी बड़ी है, पहले 100 तो पहले से था और 200 हो गया, तो इसका मतलब 100 की बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पे 100 की बढ़ोतरी हुई है। तो आपको बताना भी साधारण ब्याज की उसी दर पर धनराशि 8 वर्ष बाद स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी, 8 वर्ष के बाद में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। अब देखो इसके अंदर भी 5 वर्षों के अंदर है वो कितनी बढ़ रही है, 5 वर्षों के अंदर है वो 100 बढ़ रही है। तो 1 वर्ष के अंदर कितनी बढ़ जाएगी, 20। तो 8 वर्ष के अंदर कितनी बढ़ेगी, तो 8 वर्ष के अंदर है वो 160 बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी भी, 160 बढ़ेगी। तो यहाँ पे 160 बढ़ेगी, ये कितनी बढ़ेगी भी, 160 बढ़ेगी। तो इसके अंदर भी ये 100 क्या है, ये 100 एक प्रकार से ब्याज है। तो यहाँ पे ये 160 क्या आया है, एक प्रकार से ब्याज आया है। तो अब वो राशि कितनी हो गई भी 160 बढ़ी, तो राशि कितनी होगी टोटल, 260 होगी भी, कितनी होगी, 260 होगी। अब देखो भी ये कितनी गुनी होगी स्वयं की कितनी गुनी होगी, ये आपको बताना है। तो यहां से अपन इसको सोल्व कर लेते हैं भी 100 का x बराबर है कितना, 260। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 260 अपॉन में 100। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दो, और ये हो जाएगा आपके पास में 2 से काटोगे 13 2 26 और 5 2 10, तो ये आ जाएगा 13/5। और 13/5 को मैं लिखूंगा 5 2 10, बच गया कितना, 3 और अपॉन में 5। तो 2 से ही 3/5 गुनी हो जाएगी, 2 से ही 3/5 गुनी, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है, ये क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस में कोट ए बराबर में 3 दे रखा है आपको। तो आपको बताना भी कोसेक ए प्लस में कोट ए का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे भी, 53 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक तो 39 नंबर था और एक ये 53 नंबर क्वेश्चन था भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है 54 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से CAL और CULATO और R, ठीक है। अब इसको क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है ACC और LLUTARO। अब दो के अंदर वो ये क्रॉस कोडिंग कवर करवा रहा है, अभी दो के अंदर क्रॉस कोडिंग चल रही है। ये C है और ये L और उसके बाद में LU और उसके बाद में T और ये A, फिर R और O, ये दो के अंदर क्रॉस कोडिंग करवा रहा है। तो यहाँ पे इसमें देख लो भी, तो ये क्रॉस कोडिंग होगा तो ये आ जाएगा आपका K और फिर E, और यहाँ पे E और S, फिर आ जाएगा E और S, और उसके बाद में T और K, फिर आ जाएगा T और K, उसके बाद में आ जाएगा A और R, ये आ जाएगा A और R।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी नेक्स्ट आपके सामने है। अभी इसके अंदर आपको बताना भी 2 सकेंद्रीय वर्त बनाए गए हैं, यानी जिसका केंद्र एक ही है, जिसका केंद्र क्या है, एक ही, इस प्रकार से है, जिनमें आंतरिक वर्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो बाह्य वर्त की त्रिज्या आंतरिक वर्त की त्रिज्या से 50% अधिक है। तो दोनों वर्तों के मध्य निर्मित वलय का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहां से देखो भी आंतरिक त्रिज्या वो तो आपके पास में क्या है, 6 है, और जो बाह्य त्रिज्या है ना वो आपके पास में क्या है, 50% अधिक है। तो इसका मतलब 6 का अपन क्या है, 6 का 50% अधिक है, तो 6 का 150% याद कर लेते हैं भी, 6 का 150% याद कर लेते हैं, या फिर 6 का 50% याद करोगे तो 6 में जोड़ देना, और या फिर 6 का 150% याद कर लोगे तो ये आपको क्या है, जोड़ना नहीं पड़ेगा भी। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल कर दो, और ये 5 से काट दो, 5 3 15 और 5 2 10, और ये 2 एकम 2 2 3 6। तो यहाँ पे आपके पास में बाहरी जो त्रिज्या आएगी वो 9 सेंटीमीटर आ गई भी। कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको पता है भी पाई आर स्क्वायर ये होता है 1, और माइनस में पाई आर स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 2। ठीक है, तो यहां से आपके पास में कॉमन क्या आ गया अभी इन दोनों के अंदर भी, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस वलय का, इस वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बड़े जो बड़ा वर्त है उसके क्षेत्रफल में से छोटे वर्त का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा आपको। इन दोनों में से पाई कॉमन आ गया अभी, यहाँ पे आपके पास में बच गया क्या, R1 की स्क्वायर माइनस में R2 की स्क्वायर बच गया अभी। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू, और यहाँ पे R1 कितना है, 9, 9 का स्क्वायर यानी 81, माइनस में R2 कितना है, 6, 6 का स्क्वायर यानी 36। तो ये हो जाएगा आपके पास में 81 में से 36 जाएगा, तो आपके पास में बचेगा 11 में से 6 गया 5, और यहाँ पे बच गया आपके पास में ये कितना बच गया अभी, 7, 7 में से 4 45, और इंटू 22/7। अब 22 का 45 के साथ में गुना करवा दो भी, 22 इंटू 45, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 990, 990/7 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो, यहां से अपन पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0.25 आ जाएगा भाई, 0.25 आ जाएगा। उसके बाद में क्या है, माइनस का निशान है, और उसके बाद में 0.5 है, 0.5 है, और उसमें ये आ जाएगा आपके पास में गुणा का निशान लगेगा, तो आगे वाली संख्या चेंज हो जाएगी, पलट जाएगी, तो ये 1/5 आ जाएगा भाई। ठीक है, 1/5 आ जाएगा। देन उसके बाद में ये आपके पास में 1/5 है, और फिर यहाँ पे भी क्या है, गुणा का निशान है, मल्टीप्लाई का निशान है, भाग का निशान है, तो यहाँ पे गुणा का निशान लगाएंगे तो ये भी आगे वाली संख्या है वो चेंज हो जाएगी। इस प्रकार से अपने पास में बनाइए। तो देखो भी 0.5 से 0.5 कैंसिल हो गया, अभी 0.5 से 0.5 है वो कैंसिल हो गया। अब आपके पास में बना क्या है, तो अब आपके पास में बन गया 0.25, और माइनस का 1/5 आ गया। इससे एलसीएम ले लो 5, 25 5 125 होते हैं, तो ये 125 यानी 1.25, और माइनस में 1, तो ये आपके पास में बन गया कितना, तो ये आपके पास में 0.25 बच गया अभी, यानी 1.25 में से 1 जाएगा तो 0.25, और इसमें भाग दोगे 5 का, तो 5 बार कर जाएगा 0.05 आ जाएगा अभी, 0.05, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे लेके चलता हूं। अगला देखो भी, अब यहां से इसने ये है YLP और ये है KOB, तो यहां से अपन बात करें तो P का विपरीत K होता है, L का विपरीत O होता है, और Y का विपरीत है वो B होता है। इसी प्रकार से RAN का देखो भी, RAN में N का विपरीत M होता है, और A का विपरीत है वो Z होता है, और R का विपरीत है वो I होता है। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात आपको बताना है। अब देखो भी, अमोनिया होता है NH3, अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है। अब इसके अंदर है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात बताना द्रव्यमान के आधार पर। अब नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है भी, नाइट्रोजन है वो 7 नंबर पे आता है, और इसका द्रव्यमान कितना होता है, इसका द्रव्यमान 14 होता है। हाइड्रोजन है वो 1 नंबर पे होता है, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है।
लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है कितने, तो हाइड्रोजन 3 है, तो एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है, तो 3 हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा 14:3, जो कि 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक व्यक्ति की फोटो, एक व्यक्ति है, ये लो ये व्यक्ति आ गया, एक व्यक्ति की फोटो की ओर, फोटो को देखकर एक लड़की ने कहा, एक GIRLS गर्ल्स ने बोला भी उसकी बेटी, यानी इस व्यक्ति की बेटी, उसकी बेटी उसकी बेटी के चाचा, उसकी बेटी के चाचा की पत्नी, उसकी बेटी की चाचा की पत्नी मेरी माँ है, यानी इसकी मेरी माँ है, तो इसकी माँ है ये। तो ये एक प्रकार से चाचा की बेटी होगी भी, ये जो गर्ल्स है वो चाचा की बेटी होगी, और इस व्यक्ति के साथ में रिलेशन है वो एक प्रकार से भाई की बेटी होगी। उस लड़की की फोटो, उस लड़की की फोटो में मौजूद व्यक्ति, उस व्यक्ति की, उस लड़की का फोटो में मौजूद व्यक्ति, फोटो में मौजूद व्यक्ति की माँ, फोटो में मौजूद जो व्यक्ति है उसकी माँ, उसकी माँ होगी, तो ये इसकी भी माँ होगी भी, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रकार से इसकी जो माँ है वो इसकी दादी लगेगी भी, क्या लगेगी, दादी। तो माँ के साथ में क्या संबंध है, तो माँ के साथ में एक प्रकार से ये हो जाएगी, इसकी माँ है वो तो इसकी दादी लगी है, लेकिन लड़की का उस फोटो वाली व्यक्ति की माँ के साथ क्या रिलेशन है, लड़की का पूछा है, तो ये हो जाएगा भी बेटे की बेटी हो जाएगी भी, ये जो माँ है ना उसका बेटा तो हो गया ये उसका चाचा, और उसकी बेटी है वो ये गर्ल्स हो जाएगी, तो बेटे की बेटी हो जाएगी, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो, पदार्थ को वर्गीकृत करने के लिए प्रारंभिक भारतीय दार्शनिकों द्वारा कितने मूल तत्वों का वर्णन किया गया था, तो 5 तत्वों का वर्णन किया गया था अभी, ठीक है। अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है, इस प्रकार से पृथ्वी है, ये 5 मूल तत्वों का यहाँ पे यूज किया गया था अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादपकाय को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेद नहीं किया जाता, तो वो कारा को नहीं किया जा सकता। ये क्या है, थैलोफाइटा वर्ग का सदस्य होता है भी, थैलोफाइटा वर्ग का जो सदस्य होता है उसमें जड़, तना और पत्ती में विभेद नहीं किया जाता। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, तो 343(1), अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत किया गया। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इस समूह के अंदर बताना भी कौन सा नियम लागू हो रहा है। यहाँ पे देखो भी 15 और उसके बाद में ये 7 आ गया और फिर 110 आ गया। तो इसके अंदर अपन बात करें तो 15 7 105 और 5 जोड़ दिया अभी, 15 7 105 और प्लस 5 तो 110 हो गया। इसी प्रकार से 18 5 90 और 5 जोड़ दिया तो 95 हो गया अभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, रमा 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है, उसकी बहन को उतने ही बक्से पैक करने में 3 घंटे का समय लगता है, तो उन दोनों को एक साथ मिलकर इन 36 बक्सों को पैक करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। देखो अभी रमा है वो 1 घंटे के अंदर 36 बक्से पैक करती है, और उसकी बहन है वो उतने ही बक्से है वो 3 घंटे में पैक करती है। तो इसका मतलब उसकी बहन 3 घंटे के अंदर वो 36 बक्से पैक करती है, तो 1 घंटे के अंदर है वो 12 बक्से पैक करेगी। तो उसकी बहन है वो 1 घंटे में 12 बक्से पैक करती है। तो इसका मतलब ये हो गया भी दोनों जनी लगेगी, रमा और उसकी सिस्टर, रमा प्लस में उसकी सिस्टर दोनों काम पर जाएगी, तो 1 घंटे के अंदर है वो 48 बक्से पैक करेगी भी, 1 घंटे के अंदर 48 बक्से पैक करेगी। या फिर ये बोल सकते हैं भी 48 बक्से है वो 1 घंटे के अंदर पैक करेगी, या फिर 60 मिनट के अंदर पैक करेगी। तो एक बक्सा है वो 60/48 में पैक करेगी। तो आपको बताना भी 36 बक्से कितने में पैक करेगी, तो इंटू 36 कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 12 चौका 48 और 12 तिया 36, 4 एकम 4, 15
चौका 60, तो ये 15 तो 45, तो 45 मिनट के अंदर है वो 36 बॉक्सों को पैक कर देगी दोनों। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका LCM 105 है, तो इन संख्याओं का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो यहां से हमारे अनुसार इसका एलसीएम कितना आ गया, अभी हमने वो संख्या मान ली 3 और 5 है, तो हमारे अनुसार वो उसका एलसीएम कितना आ गया, तो हमारे अनुसार उसका एलसीएम है वो 15 आ गया। अभी हमारे अनुसार 15 आ गया एलसीएम, लेकिन उसने दे रखा है 105, तो 15 का मान 105 आ गया। तो यहाँ पे 1 का मान कितना आ जाएगा, 15 7 105, 7 आ गया। 1 का मान 7 आ गया, तो उन संख्याओं का अंतर बताना है। तो हमारे अनुसार इन संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है। तो 1 का मान 7 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 14। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, तो चंपारण आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन बोला जाता है। अभी असहयोग आंदोलन है, ये कब हुआ था, असहयोग आंदोलन आपका हुआ था 1920 के अंदर, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन है, ये 1921-22 के अंतर्गत हुआ था भी खिलाफत आंदोलन, ठीक है। देन उसके बाद चंपारण आंदोलन है, ये 1917 के करीबन 1917-18 को हुआ था। और खेड़ा आंदोलन है, ये आपका लगभग माना जाता है 1918 के अंदर, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी आकृति बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। भी सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है, तो एक रेखा यहां से लेकर के और यहां तक, ये एक रेखा है वो पूरी, ठीक है। उसके बाद में 2 रेखा और उसके बाद में 3 रेखा, ठीक है, ये 3 रेखा। उसके बाद में 4 5 6 7 और 8, उसके बाद में 8 होगी, 9 10 11 12 13 और 14 15 और 16, एक और बच गई भी आपकी रेखा। इसके अंदर एक हमने काउंट नहीं की, एक ये रहेगी भी 17। टोटल कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। दोबारा से देख लो। अब इसके अंदर देखो भी पहली रेखा है वो सीधी रेखा, जहां से शुरू होती है वहां से, यहां से शुरू हुई और यहां तक एक रेखा होगी, ठीक है। यहां से शुरू हुई और यहां तक 2। अब यहां से शुरू हो रही है, भी यहां से शुरू हुई और यहां तक 3, और ये यहां से शुरू हुई और यहां तक 4, ठीक है। उसके बाद में ये देखो 5, यहां से शुरू हुई और यहां तक, और ये यहां से शुरू हुई और यहां तक 6, और ये 7, और ये जो 7 नंबर है ना, ये यहां से शुरू हो रही है और ये यहां तक चल रही है भी, ठीक है। तो 7, फिर ये 8 और ये 9। देन उसके बाद में ये 10 नंबर आ गई और ये 11 नंबर आ गई और ये आपकी 12 नंबर आ गई। अब ये 13 नंबर आ गई और ये आपका 14 नंबर आ गया, और ये 15 नंबर आ गई, और ये 16 नंबर और ये 17 नंबर, ठीक है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर है ना, ये आपकी काउंट नहीं होगी क्योंकि ये हमने यहाँ पे काउंट कर दी, तो ये नीचे वाली यहाँ पे काउंट नहीं होगी क्योंकि ये जो सीधी रेखा है ये यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना भी एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा साधारण ब्याज की 3.1/2% दर पर, और 1/3 हिस्सा है वो 7.1/2% की दर पर, और शेष हिस्सा है वो 8% की दर पर निवेश करता है। यदि प्राप्त वार्षिक साधारण ब्याज की राशि 2576 रुपये है, तो निवेश पूंजी आपको ज्ञात करनी है। मैंने धनराशि मान ली x है, धनराशि कितनी मान ली भी, x मान ली, ठीक है। अब x है तो ये हो जाएगा आपके पास में x इंटू 1/4 हिस्सा है तो x/4 आ जाएगा भी, और उसके बाद में ये आ जाएगा x/4 हिस्सा पूंजी आ गई, और कितनी दर पे दे रहा है, ये दर कितनी है, तो दर आपके पास में हो जाएगी ये 3 से 1/2 है, तो 3 2 6 और 1 7, तो ये आ जाएगा 7/2। उसके बाद में इंटू 100, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया भी एक प्रकार से। देन उसके बाद में प्लस दूसरी कंडीशन में x/3, 1/3 हिस्सा x/3, और इंटू 7 2 14 और 1 15,
बटा 2 इंटू 100, और अगली कंडीशन के अंदर है वो आपके पास में शेष राशि। अब शेष कितनी बची है अभी, x बटा 4 आ गया प्लस में x बटा 3 आ गया। शेष आपके पास में 3, 4 3 12, ये हो जाएगा 12x अपॉन में 3, 12x अपॉन में 3। अब शेष कितनी बची है, तो ये शेष यहाँ से निकाल लो भी, इसका एलसीएम आ गया आपके पास में x, ये हो जाएगा इसका 12 एलसीएम आएगा भी, 12 एलसीएम आएगा। तो यहाँ से 12 एलसीएम आ गया, 4 3 12, ये हो जाएगा 7x, टोटल जोड़ोगे तो 7x बटा 12 आ गया। अब आपके पास में शेष कितनी बची है, तो x माइनस में 7x अपॉन में 12, तो ये एलसीएम 12 आएगा इसका, 12 एलसीएम आ गया तो ये बचेगा 12x माइनस में 7x, यानी शेष बची आपके पास में 5x बटा 12। तो 5x बटे 12 इंटू 8% की दर से और इंटू 100, और बराबर में आपके पास में टोटल साधारण ब्याज प्राप्त हुआ 2576 रुपये। तो 2576 रख दो। अब यहां से ये हो जाएगा 7x अपॉन में ये कितना हो जाएगा, 4 2 8 यानी 800, प्लस में यहां से हो जाएगा ये 15x प्लस में 3 2 6 यानी 600, और प्लस में ये आपके पास में हो जाएगा 8 5 40x अपॉन में 1200। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास में 4800 एलसीएम ले लो भी इसका, ये हो जाएगा 8 6 48, 6 7 42, तो 42x प्लस में 2 से 2 कैंसिल, 15 8 120x, और प्लस में 12 चौके 48, 4 चौके 16 160x, और बराबर में कितना है ये 2576 रुपये। आगे देखो, आगे आपके पास में ये टोटल कितना हो जाएगा अभी, ये 4800 इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2576 इंटू 4800 इंटू 4800, और अपॉन में क्या आ जाएगा, तो ये 42 120, टोटल जोड़ो भी 42 प्लस में 120 प्लस में और 160, तो ये आपके पास में 322 आ गया। 322x होगा तो x बराबर 322 इसके भाग में आ जाएगा, 322 है वो इसके भाग में आ जाएगा। तो ये आप 2576 को 322 से डिवाइड करो तो ये आपके पास में कितना बचेगा 8, तो ये 8 बार भाग चला गया, तो 0 0 8 6 8 8 64 6 और 48 और 6 कितने हो जाएंगे, 8 चौका 32, 32 और 6 कितने हो जाएंगे 38, तो ये 38,400 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 8/3 और भाग का निशान है तो गुणा का निशान लगाओगे तो आगे वाली संख्या है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद में ये है 7/5 अपॉन में आपके पास में क्या है, ये है 5/3 और गुणा का निशान लगाओगे तो ये आ जाएगा 7/5 और इंटू 8/9, और ये क्या है यहाँ पे भाग का निशान है तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1/9 आ जाएगा भाई, गुणा का निशान लगा दो 1/9 आ जाएगा। अब इसके अंदर जो कट रहा है उसको काट दो, तो ये 5 से 5 कट रहा है भी, और यहाँ से 5 से 5 कट रहा है, ये हो जाएगा 56/9 ऊपर वाला 3 3 9, और नीचे क्या हो रहा है, नीचे भी 56 और ये हो रहा है 9 3 27, ये कितना हो रहा है अभी 9 3 27, और इसका मान है 1/9। तो जो गुणा हो रहा है यहाँ से 27 ऊपर चला जाएगा अभी, तो ये आपके पास हो जाएगा 56/9 इंटू ये आ जाएगा आपके पास में 27/56, और उसके बाद में ये 1/9 है तो ये 9 का 9 यहाँ पे आ जाएगा। 56 से 56 कैल्सियम, 9 एकम 9, 9 3 27, 3 एकम 3, 3 3 9, तो 1/3 आ जाएगा। इसका मान कितना आएगा 1/3 आएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। नेक्स्ट देखो भी, अब इसके अंदर 156, 445, 455 और 1183 का मैसेज पे ज्ञात करना है।
मैसेपे ज्ञात करना है तो अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करना पड़ेगा भी इसका, अभाज्य गुणनखंड है वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये पहले भाग 2 से चला जाएगा, 2 7 14, 2 8 16, फिर ये चला जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा आपके पास में ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 निम 18, और उसके बाद में 3 से तो 13 और फिर 13 से 1, ठीक है। उसके बाद में 455 का देखोगे तो ये 5 से चला जाएगा, 5 निम 45, 5 से कम 5, फिर 7 का चला जाएगा, 13 7 91 होते हैं, फिर 13 का चला जाएगा और 1। उसके बाद में 1183 में देखो भी किसका चला जाएगा, तो 1183 के अंदर है वो ये चला जाएगा 8 और 1 9, 3 और 1 4, 13 से दे दो भी, स्टार्टिंग में 13 से ही दे दो, 13 एकम 13 और 13 निम्मा 117, 13 एकम 13, फिर ये 7 का चला जाएगा 13 और फिर 13 और 1। अब देखो भी यहाँ से, अब इसके अंदर मैसे पे क्या होता है, मैसे पे होता है जो कॉमन आ रहा है तीनों के अंदर कॉमन, यहाँ पे 13 कॉमन है, यहाँ पे भी 13 कॉमन आ रहा है आपका, और यहाँ पे भी 13 कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब इसका एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ से x माइनस वाई बराबर 1 है, x माइनस वाई बराबर 1 है, और यहाँ पे आपके पास में x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy, तो इसके अंदर है वो दोनों और क्यूब कर देते हैं भी, दोनों और इसका क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास में x माइनस वाई का क्यूब और बराबर में 1 का क्यूब। तो ये आपके पास में क्या बन गया, x माइनस एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब और माइनस में 3xy, और यहाँ पे आएगा x माइनस में y बराबर में 1 का क्यूब, तो 1 ही होगा भी। अब आपको पता है भी x माइनस वाई का मान कितना है, x माइनस वाई का मान तो 1 है, तो ये आपके पास हो जाएगा x की क्यूब माइनस में y की क्यूब माइनस में 3xy। अब इसका यहाँ पे x माइनस वाई का मान 1 है, तो इसको 1 को रखो या न रखो बात बराबर, ये गुणा करवाओगे तो भी 3xy रहना है, तो बराबर में 1। तो आपको मान किसका चाहिए था अभी, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy का मान चाहिए था, जिसका मान कितना आ गया 1, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है आपको क्या आएगा। तो इसके अंदर पहले 7 है, 7 से 14, फिर 23, फिर 34। अब इसके अंदर कितना जोड़ रहा है अभी, 7 में 7 जोड़ दिया पहले, और फिर इसके अंदर कितना जोड़ दिया अभी, 13 में से 4 गया, फिर 9 जोड़ दिया अभी इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे इसने कितना जोड़ा अभी, 1 जोड़ दिया और एक 11 जोड़ दिया, और उसके बाद में 13 जोड़ दिया, आई एम राइट, 13 जोड़ दिया, और उसके बाद में यहाँ पे कितना जोड़ेगा, तो 7 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 14, तो इसमें 14 जोड़ेगा। अब इसमें 13 और 2 15, इसमें 15 जोड़ेगा, 15 जोड़ोगे तो 47 में 15 जोड़ा तो कितना हो जाएगा ये 12, और ये 62 62 हो जाएगा। उसके बाद में y आया, यहाँ पे y में से 1 घटाया z, x में से 1 घटाया w में से 1 घटाओगे v में से 1 घटाओगे u में से 1 घटाओगे तो t, तो यहाँ पे t आ जाएगा। आगे देखो भी 7 और 2 9, 9 और 4 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, और 15 और 2 कितने हो जाएंगे 17, तो आगे आ जाएगा आपका 17, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था, तो ये 1872 के अंदर किया गया था। अभी भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था, ये 1872 में, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली किस पर आधारित थी, तो वैक्यूम ट्यूब के ऊपर आधारित थी भी। दूसरी जो पीढ़ी है वो ट्रांजिस्टर के ऊपर आधारित हो गई भी, और तीसरी पीढ़ी है वो इंटीग्रेटेड आईसी चिप, जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के ऊपर आधारित थी तीसरी पीढ़ी, और ये ट्रांजिस्टर पे दूसरी पीढ़ी थी और वैक्यूम ट्यूब पर पहली पीढ़ी थी भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी कालक्रम आपको लिखना है भी, इसमें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्न घटनाओं का कालक्रम आपको लिखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था भी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था भी, नमक सत्याग्रह 1930 के अंदर हुआ था भी, असहयोग आंदोलन है वो 1920 के अंदर हुआ था भी। अब इसको सेट कर दीजिएगा, पहले 2 नंबर आ जाएगा, उसके बाद में 4 नंबर आ जाएगा, फिर आपका 1 नंबर आ जाएगा, और उसके बाद में लास्ट में आपका 3 नंबर आएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखो भी,
यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से बढ़कर के 12 से ही 1/4% हो जाती है, 8 से 12 से 1/2 हो रही है, तो इसका मतलब कितना हो रहा है अभी 4.5% की वृद्धि हो रही है। और एक व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय 369 की वृद्धि हो गई भी, तो उसके द्वारा निवेश की गई कुल धनराशि आपको ज्ञात करनी भी। 8% से 12.5 हो गया, 8% से 12 से 1/2% हो गई, तो इसका मतलब 4.5 की वृद्धि होगी। और 4.5 की वृद्धि होने पर इधर है उसकी वार्षिक आय में 369 रुपये की वृद्धि होगी। तो एक का मान आपके पास में कितना आ गया 1% का, तो ये आ जाएगा 4.5। तो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या लग जाएगा अभी 10 लग जाएगा। 5 से काटोगे तो 5 × 45 और 5 2 10, 9 से काटोगे तो हो जाएगा 9 चौका 36, 9 एकम 9, तो ये हो जाएगा 41 2 82, 41 2 82 आ गया। आपको मान किसका चाहिए, आपको मान किसका चाहिए, तो आपको तो मूलधन चाहिए, तो मूलधन 100% के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 100 से गुणा करोगे तो 8200 रुपये, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को माना जाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, भारत किस वर्ष संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल हुआ था, तो ये 2017 के अंदर शामिल हुआ था। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार है वो भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है, 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 19 का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 25 के सेलिंग प्राइस के, 25 के सेलिंग प्राइस के। तो सेलिंग प्राइस को इधर लेके आ जाती है, हो जाए CP अपॉन में SP, बराबर में आपके पास में क्या आ जाए 25/19। तो कहने का मतलब 25 में खरीदा और 19 में बेच दिया, तो कितने का यहाँ पे लॉस हो गया भी 25 में खरीदा था और 19 में बेचा है, तो कितने का लॉस हो गया, तो 6 का लॉस हो गया। कितने के ऊपर 25 के ऊपर इंटू 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 छिका 24, तो 24% की हानि हो जाएगी, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 25, 45 और 55 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहां से अपन क्या निकालेंगे, यहां से अपन है वो डिवाइड रूल निकालेंगे भी। 18 को मैं 9 × 2 लिख सकता हूं, और 9 का विभाजकता का नियम ये बोलता है भी जब किसी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी भी। अब देखो भी इसके अंदर 9 से 9 कैंसिल, लेकिन 4 बच गया, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगी भी। यहां से 9 से कैंसिल, ये 9 से कैंसिल, लेकिन ये क्या है आगे 9 से डिवाइड नहीं होगी। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आगे है वो ये भी डिवाइड नहीं होगी। आपके पास में ऑप्शन ही एक बच्चा है 2 नंबर, जो कि आपका राइट आंसर होगा, जो 18, 25, 45 और 55 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने हम, अब इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा भी। 2 पुरुष और 3 महिलाएं 7 दिन के अंदर वो 49 कार्य कर रही है, 7 दिन के अंदर है वो 49 रुपये कमा रही है भी। 2 तो पुरुष है इसमें और 3 महिलाएं हैं जो 7 दिनों के अंदर है वो 49 रुपये कमा रही है। तो इसके अंदर है वो अपन महिला और पुरुष, जो मेल है और जो फीमेल है, वोमेन है, जो मैन और वोमेन है, उनकी कार्य क्षमता ज्ञात करें भी, क्योंकि जो पैसे मिलेंगे वो कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो यहाँ पे पुरुष एक दिन के अंदर कितना कार्य करता है, पुरुष है वो एक दिन के अंदर कितना कार्य करता है, और महिला एक दिन के अंदर कितना कार्य करती है, तभी 7 में 49 हो गए। तो इसका मतलब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 होता है भी। तो यहाँ पे पुरुष है वो एक दिन के अंदर है वो 2 कार्य करता है भी, ये मान लो भी पुरुष एक दिन के अंदर 2 कार्य करता है, और महिला है वो एक दिन के अंदर है वो 3 कार्य महिला एक दिन के अंदर 1 ही कार्य करती है। तो 2 पुरुष है, यहाँ पे 2 पुरुष है तो कितने कार्य हो गए टोटल, 3 कार्य हो गए। एक पुरुष एक दिन के अंदर 2 कार्य करता है, तो 2 पुरुष है तो टोटल कार्य कितने हो गए 4, और एक महिला है वो 1 ही कार्य करती है, तो यहाँ पे टोटल महिला कितनी है 3 है, तो ये 3। तो यहाँ पे देखो भी ये इसकी कार्य क्षमता आ गई ना भी। पुरुष है वो एक पुरुष 2 कार्य करता है और एक महिला 1 कार्य करती है, तो टोटल आपके पास में कितने हो गए भी, एक दिन के अंदर 7 कार्य हो गए।
और 7 दिनों तक कार्य करता है तो इसका मतलब टोटल 49 आ रहा है, 49 आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो भी 3 पुरुष है तो एक पुरुष 2 कार्य करता है, तो यहाँ पे 3 पुरुष है वो 6 कार्य कर देंगे, प्लस में 6 महिलाएं हैं, 6 महिलाएं हैं तो एक महिला एक दिन में एक ही कार्य करती है, 6 महिलाएं कितने कार्य कर देगी, तो ये 18 कार्य कर देगी, सॉरी 6 12 कार्य करेगी एक दिन के अंदर, लेकिन 8 दिन तक करती है तो यहाँ पे 12 8 96, तो 8 से गुणा करोगे 96 आ रहा है। इसी प्रकार से एक पुरुष और एक महिला 27 रुपये कमाने के लिए कितने दिन कार्य करेंगे, तो एक पुरुष है वो एक दिन के अंदर 2 कार्य करता है तो ये 2 लिख दो, और महिला है वो एक दिन के अंदर एक ही कार्य करती है तो टोटल यहाँ पे कितना आ गया, 9 आ गया। और 27 रुपये कमाने के लिए उसे कितना समय लगेगा, तो 27 के अंदर है वो 3 का भाग दे दो तो उसको 9 दिन लगेंगे भी। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है भी। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने है। यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि आपको ज्ञात करनी है। 25% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/4 आएगा भी। तो पहले 4 थी और 1 की वृद्धि होने पर कितनी होगी, 5 होगी। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और यहाँ पे प्रत्येक भुजा के अंदर 25% की वृद्धि की है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो इसका, तो ये हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो पहले इसका क्षेत्रफल 16 था और अब इसका 25 हो गया, तो इसका मतलब 9 की वृद्धि होगी, 9 की वृद्धि होगी। कितने के ऊपर भी है, तो 16 के ऊपर भी है, और प्रतिशत याद करोगे तो अपॉन में इंटू 100 कर दो भी। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 4 चौका 16 हो गया, और उसके बाद में 4 एकम 4 2 8 बच गया, 1 10 4 2 8 और 4 5 20। तो अब 4 से गुणा कर दो भी, ये 4 5 20 और बच गया कितना, 2 25, 4 6 24 बच गया 1 अपॉन में 4। तो 56 से ही 1/4 जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर वो पाई चार्ट के अंदर है वो आपको बताना है भी दिन का कितना हिस्सा स्कूल और अन्य गतिविधियों में बिताया जाता है। तो दिन यानी टोटल 24 घंटे होते हैं एक दिन के अंदर, तो इसके अंदर है वो अन्य के अंदर तो 2 है और यहाँ पे स्कूल के अंदर है वो 7 है। तो टोटल कितना हो गया भाई, ये टोटल आपके पास में 7 और 2 9 अपॉन में 24, 9 अपॉन में 24। तो इसको 3 से काटोगे तो 3 हो जाएगा, 3 3 9 और 3 8 24। तो यहाँ पे दिन का कितना हिस्सा, तो दिन का 3/8 हिस्सा, 3/8 हिस्सा जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। चीजें समझ पाए क्या। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है, पाई चार्ट दे रखा है, सोने से संबंधित केंद्रीय कोण आपको बताना है भी। तो एक पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है भी। तो 24 घंटे है, 24 घंटे है वो 360 डिग्री के बराबर है भी, ठीक है। 24 घंटे 360 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे स्लिप के अंदर है वो 8 घंटे ले रहा है अभी, सोने में 8 घंटे ले रहा है। तो 1 घंटे का बराबर कितना हो जाएगा, 360 अपॉन में 24। तो आपको चाहिए कितना, 8 घंटा, तो यहाँ पे इंटू 8 कर दो, तो 8 एकम 8 8 तिया 24, 3 एकम 3 और 12 तिया 36। तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का कोण हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने यहाँ पे बोला है भी एक दिन में खेल कूद के लिए बिताए जाने वाले घंटों का प्रतिशत कितना है। तो स्पोर्ट्स के अंदर है वो 3 घंटे बिता रहा है, ये स्पोर्ट्स के अंदर है वो 3 घंटे बिता रहा है। तो यहाँ पे 3 घंटे और अपॉन में कितना है अभी, 24 है, अपॉन में क्या है 24 है, और इंटू यहाँ पे क्या है 100 करोगे, यानी प्रतिशत याद करना है भी। 24 घंटे टोटल है, उसमें से 3 घंटे है वो खेल कूद में बिता रहा है, और कितना प्रतिशत याद करना, तो इंटू 100 कर दो। 3 एकम 3 3 8 24 और 4 2 8 और ये 25 चौका 100, तो ये हो जाए 12.5। 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12.5 जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है यहाँ पे भी इसके 89 नंबर क्वेश्चन देखो भी। यदि कोई छात्र अन्य गतिविधियों के लिए 2 घंटे के बजाय 4 घंटे समर्पित करता है और स्कूल व खेल कूद गतिविधि में से प्रत्येक 1 घंटे कम करता है, तो स्कूल के घंटों में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आएगी, ये आपको बताना है। अब इसके अंदर देखो भी, यहाँ पे पहले स्कूल के अंदर कितना था भी, 7 घंटे टाइम देता था वो, लेकिन अब स्कूल के टाइम में उसने 1 घंटा कम कर दिया।
तो ये 7 घंटे है वो पहले 24 घंटे है वो 100% के बराबर है भी, ठीक है। तो 1 घंटा कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो इंटू 24 घंटे 100% के बराबर है, तो 1 घंटा है वो 24/100, 100/24। आपको बताना है भी 7 घंटे कितने के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा इंटू 7, तो ये हो जाएगा 700/24। 700/24 करोगे तो कितना आ जाएगा अभी, तो 700 के अंदर है वो भाग दोगे 24 का, तो ये आ जाएगा 29.16 आ जाएगा अभी, 29.16%। इसी प्रकार से 6 का ज्ञात कर लेंगे भी, 1 घंटा अब कम कर दिया तो 6 घंटे हो गए भी स्कूल का टाइम, तो 6 घंटे यानी 600/24, तो 600/24 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 600/24 यानी 25, ये 25% आ जाएगा। अब देखो भी पहले तो 29.16% था और अब कितना हो गया, 25% हो गया, तो कितने की कमी होगी भी, कितने की कमी होगी, तो 29.16 माइनस में आपको करना है 25, तो ये आ जाए 4.16 की कमी होगी, 4.16 की कमी होगी, और कितने पे हुई है, तो ये 29.16 के ऊपर हुई है, और प्रतिशत याद करना तो इंटू 100 करना पड़ेगा आपको। तो इसको आप काटोगे, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया भी, क्योंकि ऊपर भी 2 के बाद में और नीचे भी 2 के बाद में है। तो अब ये 41,600 के अंदर है वो आपको भाग देना है किसका, 29/16 का, 29/16 का भाग देना है, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 14.26 आ जाएगा अभी, 14.26 आ जाएगा, जो कि लगभग आपको ज्ञात करना है 14% की क्या आ जाएगी, कमी हो जाएगी इसमें। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने कथन दे रखा है भी, कर चोरी से निपटने के लिए सख्त सरकारी नीति लागू की जानी चाहिए। कर चोरी से निपटने के लिए सख्त सरकारी नीति है वो लागू की जानी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत से लोग समय पर अपने कर जमा बहुत से लोग समय पर अपने कर जमा करते हैं, और उसके बाद में जिनकी आय बहुत अधिक है वे समय पर कर जमा नहीं करते। लेकिन इसने बात चोरी की है भी, कर चोरी से निपटने के लिए सख्त सरकारी नीति लागू की जानी चाहिए, ये स्टेटमेंट है। धारणाएं क्या है, तो धारणाएं इसमें ये अभी बहुत से लोग हैं वो समय पर कर चोरी बहुत से लोग समय पर अपने कर जमा करते हैं, और जिनकी आय बहुत अधिक है वे समय पर कर जमा नहीं करते। तो इन दोनों के बारे में, इन दोनों धारणाओं के बारे में अपन नहीं बता सकते, क्योंकि स्टेटमेंट में इसके अकॉर्डिंग भी अपने को नहीं बता रखा। लेकिन बोल ये रखा है भी, कर चोरी से निपटने के लिए, कर चोरी का मतलब क्या होता है, कर चोरी का मतलब ये होता है भी आय अपनी ज्यादा है, आय अपनी ज्यादा है, और हम क्या है, आय दिखा कम रहे हैं, तो वहां पे जो कर चोरी है वो एक प्रकार से कर चोरी हो जाएगी। ये मान लो भी 3 लाख रुपए के ऊपर है वो आपका यहाँ पे कर लग रहा है, तो आपकी आय तो 3 लाख है, कर लगना चाहिए, लेकिन आपने आपकी आय है वो 2 लाख ही दिखा रखी है, तो वहां पे कर नहीं लगेगा। तो ये होती है कर चोरी। लेकिन इसमें धारणा के अंदर बोल ही कुछ हो रखा है भी, कर जमा करा रहा है, और दूसरी धारणा में ये बोल रहा है भी जिनकी आय ज्यादा है वो समय पर कर जमा नहीं करवाते। समय पे कर जमा करवाना और समय पर न करवाना ये चोरी नहीं है भी, ठीक है, वो तो प्लंटी के द्वारा सिस्टम सेट हो जाता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना भी कौन सा अलग है इसमें। तो यहाँ पे आपका V आता है 22 पे, और D आता है 4 पे, और N आता है 14 पे, और E आता है 5 पे, और X आता है 22 पे, और X आता है 24 पे। X कितने पे आता है, 24 पे, और ये H आता है 8 पे, L आता है 12 पे, और B आता है 2 पे। तो यहां से देखो भी आपस में मल्टीप्लाई करवा रहा है, ये 2 दूआ 4 हो गया ना। इसी प्रकार से 4 एकम 4, यहाँ पे 4 आना चाहिए था, तो ये असंगत है। इसी प्रकार से 4 दुए 8, 8 आ गया, 2 एकम 2, आगे 2 लिख दिया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ये असंगत है। कथन देखो भी, कथन दे रखा है, कोई दर्पण धूप के चश्मे नहीं है। कोई दर्पण, डी से दर्पण हो गया, और ये धूप का चश्मा नहीं है, तो ये आपका DH से धूप का CH से चश्मा बन गया। धूप का चश्मा नहीं है, तो धूप का चश्मा है वो दर्पण में नहीं आएगा। और सभी दर्पण है वो क्या है, लेंस है, सारे के सारे दर्पण है वो L से लेंस में आ जाएंगे। अब निष्कर्ष क्या है, तो सभी
धूप के चश्मे लेंस है, सारे के सारे जो धूप के चश्मे हैं ये लेंस के अंदर आएंगे क्या, नहीं आ रहे, कैंसिल करो। तो कुछ धूप के चश्मे लेंस है क्या, कुछ जो आपका धूप का चश्मा है वो लेंस है क्या, तो कुछ भी धूप के चश्मे लेंस नहीं है, तो ये भी कैंसिल करो। तो न तो इसमें पहला निष्कर्ष पालन कर रहा है और न ही दूसरा, तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है प्रश्नवाची स्नेह के स्थान पे बताना आपको क्या आएगा। तो यहाँ पे है सी, 3 पे आता है 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 कितने हो जाएंगे भी 11, 9 और 2 11, 11 पे आ जाएगा आपका के, ठीक है। उसके बाद में एक्स आता है 24 पे, 24 में से 2 घटा दिया 22, 22 में से 2 घटा दिया 20, 20 में से 2 घटा दिया 18 और 18 में से 2 घटाओगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा पी यानी 16। उसके बाद में एम आता है 13 पे, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 2 कितने होते हैं भी 19 और 2 आपके पास में हो जाएंगे 21, 21 पे आएगा यू। उसके बाद में देखो भी 9, 9 में से 2 माइनस किया 7, 7 में से 2 माइनस किया 5, 5 में से 2 माइनस किया 3, 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चूज करना है। तो जैसे यहाँ पे सर्जरी यानी चिकित्सक की छुरी, चिकित्सक की जो छुरी है वो क्या करती है, कौन सा कार्य करती है, सर्जरी का कार्य करती है भी। और छेनी होती है ना ये बढ़ईगिरी का कार्य करती है भी। और सुई होती है वो कढ़ाई का कार्य करती है। तो यहाँ पे मिसाइल है ना वो प्रक्षेप पथ का कार्य नहीं करती भी, प्रक्षेप पथ यानी रास्ते का कार्य नहीं करती, प्रक्षेप पथ का कार्य नहीं करती, तो ये इसमें अलग हो जाएगा भाई, ये इसमें अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे काम दे रखा है और इधर क्या है सुई सर्जरी है वो उसका यहाँ पे तो औजार दे रखा है और इधर काम दे रखा है भी, ठीक है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी इसके अंदर, तो यहाँ पे आपके पास में जो छोटी संख्या है ना, जो छोटी संख्या है उसका क्यूब करना है और जो बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर 8, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 और 4 का स्क्वायर 16, सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा भी। इसी प्रकार से 8 का क्यूब कितना हो जाएगा भी, जो छोटी संख्या है उनका क्यूब करना है। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343 और 8 का स्क्वायर जो बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर करना है और सभी को जोड़ना है, तो ये 532 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 का क्यूब 125 और 1 का क्यूब 1 और 6 का स्क्वायर 36, इनको जोड़ो भी, 5 और 1 6, 6 12, 1 3 2 5 और 1 6 162। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी एक मेज पर 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी के एल और एम एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं और उनमें से 3 उत्तर की ओर और शेष 3 है वो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो यहां से 3-3 की सीट बना लो भी, ये एक और ये बैठे हैं। अब इसमें बोला है भी ए है ना वो एल के सम्मुख नहीं है, एल के सम्मुख नहीं है यानी एल के सामने नहीं है भी। जो किसी एक सिरे पर है, जो यानी एल, एल किसी एक सिरे के ऊपर है, तो एल को मैं एक सिरे पे लगा देता हूं यहां पे। के मध्य स्थिति में से किसी एक पर है, मध्य स्थिति में से है तो यहां पे के को रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एम के दाईं ओर, एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, और एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो एक प्रकार से एल को यहां पे लगा दें, एल को यहां पे और एम को यहां पे लगा दें, तो आपका एम के दाईं, इसने क्या बोला भी, एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है भी, एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो यहाँ पे आपके पास में एल तो यहाँ पे आ जाए और के आपका यहाँ आ जाए और एम का दाएं ये होगा तो एम यहाँ पे आ जाए भी, ठीक है। सी किसी एक सिरे पर है, सी किसी एक सिरे पे है तो सी को मैं यहाँ पे लगा दूं फिर। और ए के सम्मुख नहीं है, ए है वो के सम्मुख नहीं है, सी और एल ए की तरफ है, सी और एल है वो आपका ए की तरफ है, तो एल को यहाँ से उठाओ, एल को यहाँ से उठाओ और एल यहाँ पे आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एल यहाँ पे आ गया अभी। आगे देखो एल यहाँ पे आ गया आपका, तो एल और सी दोनों एक ही साइड है।
और सी भी एक सिरे पे है और एल भी एक सिरे पे है, और इसके अंदर है वो इसने बोला क्या था, ए है ना वो एल के सम्मुख नहीं है, ए है वो एल के सम्मुख नहीं है और ए है वो के भी सम्मुख नहीं है। तो इसका मतलब है वो आपका ए इस साइड में आएगा, फिर यहाँ पे ए की सीट बची है इसका, और बी आपका यहाँ पे आ जाए। तो बी के दाईं ओर, बी ये रहा, भी बी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो बी का दायां कौन सा हो जाएगा, तो बी का दायां ये होगा, और कौन बैठा है, एल बैठा है, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी असंगत आपको चूज करना है, तो यहाँ पे 343 है वो असंगत हो जाए, क्योंकि ये 7 की क्यूब है। बाकी 931 है, ये 961 है, 31 की स्क्वायर है, ये आपका 35 का स्क्वायर है, ये आपकी 22 की स्क्वायर है, सॉरी 21 की स्क्वायर है, और ये आपका 15 का स्क्वायर है, सारे स्क्वायर है। बाकी 343 है वो 7 की क्यूब है भी। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे बताना है क्या आएगा, तो 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, और 15 और 7 23, 15 और 7 15 और 8 23, 15 और 8 23, 8 और 5 13, ठीक है, 15 और 8 23, और उसके बाद में फिर 23 में कितना जोड़े भी, तो 23 के अंदर है वो हमने जोड़ दिया ये 23, 7 2 और 1 12। उसके बाद में पहले जोड़ा हमने 1, फिर जोड़ा 2, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, अब 5 जोड़ेंगे, 12 और 5 17, और उसके बाद में फिर 6 जोड़ेंगे, तो 17 और 6 23, तो अब इसके अंदर 23 जोड़ेंगे, तो ये आपके पास में हो जाएगा 5 और 7 75। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी देखो भी पहले 2 का अंतर था, फिर 3 का अंतर आ गया, और फिर 5 का अंतर आ गया, फिर 8 का, फिर 12 का, फिर 17 का, और फिर 23 का। तो यहाँ पे देखो पहले 1 का अंतर का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी आगे देखो 7.17 घंटे को घंटे मिनट और सेकंड में आपको चूज करना है, तो ये तो आपके पास में 7 घंटे डायरेक्ट है, और 0.17 को आपको क्या करना है, मिनट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इंटू 60 से गुणा करवा दो, ठीक है। 0.17 घंटा है, उसको मिनट में चेंज करोगे, 60 से गुणा करोगे, 0 6 7 42, 4 6 कम 6 और 4 10, 2 के बाद में दशमलव, तो ये आ जाएगा 10 मिनट, क्या आ जाएगा भाई 10 मिनट आ जाएगा। अब 0.20 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज करोगे, 60 से गुणा करोगे, 6 2 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 सेकंड। तो ये आपके पास में राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज पर केंद्र की ओर मुआ करके बैठी हैं, ये लो। तो इसमें 1 2 3 4 5 और 6 कैंडिडेट हैं, जहां सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी सी के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, बी है ना वो सी के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, तो ये लो दाईं और ठीक बगल में बी आ गया। यदि ई और एफ अपने स्थान आपस में बदल ले तो ई ए के बाईं और दूसरे स्थान पर आ जाता है, ई है ना वो ए के बाईं और दूसरे स्थान पर आ जाता है। कब, जब ई और एफ अपना स्थान बदल ले, आपस में बदल ले, तो ई है वो ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर आ जाता है। डी है वो एफ का निकटतम पड़ोसी है, डी है वो एफ का निकटतम पड़ोसी है। यदि डी और ई आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो बी के बाईं ओर कर लेते हैं, तो बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है। अब इसके अंदर देखो भी डी और एफ निकटतम पड़ोसी है, तो यहां पे डी को मैं इसमें रख दूं और एफ को यहां पे रख दूं, तो डी और एफ निकटतम पड़ोसी हो गए। और उसके बाद में अब एक ऐसी कंडीशन में आपको रखना है ए और ई को, कि ई और एफ आपस में चेंज करे स्थान, तो ई है वो ए के बाईं ओर आ जाता है, तो ई है वो ए के बाईं ओर आ जाता है जब ई और एफ आपस में स्थान चेंज अदल बदल कर लेते हैं। तो मैं ई को यहां पे रख दूं, ई को यहां पे रख दूं, और डी को, ई है वो ए के बाईं ओर दूसरा हो जाता है, तो ए को मैं यहां पे रख दूं, ठीक है। और उसके बाद में ये आ जाए आपका डी यहां पे आ जाए और एफ आपका यहां पे आ जाए, आई एम राइट। अब ई और एफ आपस में स्थान अदल बदल कर ले तो ई आपका यहां पे आ जाएगा और एफ आपका यहां पे आ जाएगा। तो देख लो भी ई है वो ए के बाईं ओर दूसरा हो जाता है ना, भी ई ए के बाईं ओर, तो पहला और दूसरा ई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसने बोला भी डी और ई आपस में स्थान अदल बदल कर ले,
भी डी और ई है वो ई तो यहाँ पे आ जाए और डी यहाँ पे आ जाए, तो इसने बोला भी बी के बाईं और दूसरा कौन हो जाएगा, तो बी ये रहा और बी का बायां और दूसरा पहला और दूसरा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और सोल्व किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।